हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिटेल मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक रिटेल मैनेजमेंट की क्लास हम लोग यूट्यूब के माध्यम से लाइव पढ़ते थे। आज से हम उसको जूम में कन्वर्ट किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो रिटेल प्राइसिंग है। क्योंकि मर्चेंडाइज हम लोगों ने कुछ पिछली क्लासों से पढ़ा है कि व्यापारिक तौर से जब कोई व्यवसाय किया जाता है तो उस व्यवसाय के साथ या उस व्यवसाय के लिए हम किस तरह से अपने स्टोर या रिटेल स्टोर को मैनेज कर सकते हैं या उसमें किस प्रकार से इनको रखा जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का एक्चुअल में वो कुछ टॉपिक ऐसा है, रिटेल प्राइसिंग, जिसे हम लोग खुदरा मूल्य निर्धारण भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार खुदरा मूल्य निर्धारण होता क्या है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आप लोगों ने सुना होगा एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना? सुना है ना आप लोगों ने? तो उसी तरह से ये जब हम किसी व्यवसाय को, क्योंकि एमआरपी कौन तय करता है? कंपनी तय करती है। लेकिन जो प्राइस है वो प्राइस हम लोग अपने आधार पर तय करते हैं। आप लोगों को शायद एक प्रेजेंटेशन दिखने लगा होगा, दिख रहा है क्या? हेलो, जी सर। ओके। तो रिटेल प्राइसिंग अर्थात खुदरा मूल्य निर्धारण, तो जब हम किसी भी जो भी आपके सामने रिटेल है तो उसमें जो एक्सचेंज का मतलब होता है बेसिक फॉर एक्सचेंज। इसका एक जो मोटो है, बेसिक फॉर एक्सचेंज का मतलब है कि आप किसी के बदले उसको, उस वस्तु को प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो वो आपको उसके बदले में एक मूल्य जो भी निर्धारित होता है, उस मूल्य के बदले में वो आपसे वस्तु प्राप्त करता है। इसे अपन बोलते हैं बेसिक फॉर एक्सचेंज। तो what the retailer is willing to sell product service for, what the consumer is willing to pay to obtain product या सर्विस। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी एक रिटेलर्स होता है, खुदरा विक्रेता होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट तथा सर्विसेज को बेचने को तब तैयार होता है या तब वो उसको बेचता है जब कोई भी कंज्यूमर या उपभोक्ता उस प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज के लिए कुछ भुगतान करने को तैयार हो, या वो क्या भुगतान कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसे या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। No intrinsic value to anything if the customer is willing to pay the price, that's what the product is worth। Means किसी भी वस्तु
का कोई आंतरिक मूल्य नहीं, मतलब पहले से ये हम एकदम बिल्कुल फाइनली तय करके नहीं रखते। यदि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने की कीमत को चुकाने को तैयार है, जो उस प्रोडक्ट की का मूल्य हो, उस मूल्य के आधार पर हम कस्टमर्स को वो वस्तु प्रदान कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वस्तु को जो जहां भी हम किसी दुकान, अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि रिटेल, अपन चूंकि अपन रिटेल प्राइस की बात कर रहे हैं, रिटेल मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो अपन खुदरा, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी वस्तु जिसे हम लेना चाहते हैं या जिस वस्तु को हम देना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज जरूर है। हम कुछ देंगे, बदले में हमको कुछ मिलता है। तो किसी भी वस्तु या किसी भी प्रोडक्ट का जो इंटरनल बिलिंग्स होती है, इंटरनल मूल्य होता है, उसे निर्धारित करने के लिए उस स्पेसिफिक मूल्य के आधार पर उस प्रोडक्ट को हम प्राप्त करते हैं। प्राइसिंग चैलेंजेस फॉर रिटेलर्स, जो खुदरा विक्रेता होते हैं उनके लिए किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करना एक चुनौती है। जो भी हम लोग मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं या निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती है। तो कैसी चुनौतियां होती है, क्या होता है, वो आगे आइए देखते हैं। तो all the sales in past periods have conditioned consumer to never pay full price, क्योंकि क्या होता है, हम जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो पूरी कोशिश होती थी, क्योंकि पहले एक समय था बार्गेनिंग, मूल्य निर्धारण होने के बावजूद भी हम फुल पे करने में समर्थ थे, लेकिन हम असमर्थता जता देते थे कि हम इसकी पूरी कीमत नहीं। तो अब रिटेलर्स के सामने एक चैलेंज आता है कि मान लीजिए वो 10 रुपए की चीज है, वो मालूम है अगर वो 11 रुपए की कहेगा तो डेफिनेटली कस्टमर होगा, कहेगा 8 रुपए की दे दो, 9 रुपए की दे दो, तो उसके घर से जाएगा ना। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा मॉल या छोटे मोटे रिटेलर्स, रिटेल स्टोर्स पे वो प्राइस की चिट ऊपर से लगा देते हैं, मतलब एक टैग बनाते हैं, उसमें प्राइस प्रिंट होते ऊपर से लगा देते हैं और उस मूल्य को निर्धारित करके फिर वो कस्टमर को बेचते हैं। कभी आप उस चिट को बाहर निकाल के देखिए, जो आपकी एक्चुअल प्राइस उसके ऊपर लिखी होगी और जो वो प्राइस होगी, उसमें दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। इकोनॉमिक रीजंस मेक प्राइस मोर इंपॉर्टेंट, रेजेस द वैल्यू इशू। अब जो आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी जो है आपकी जो कीमत होती है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है? क्योंकि इसमें जो इशू होता है वो मूल्य का इशू होता है। कैसे मूल्य का इशू होता है? यदि मूल्य के आधार पर, जैसे अगर आप लोगों को याद हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डिमांड। फिर तो क्या होता है उसमें कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम उसके मूल्य को निर्धारण करने का जो हमारे पास आर्थिक मंदी के समय में, क्योंकि उस समय तो ये होता है ना कि हमारा प्रोडक्ट जो हमारा पैसा लगा हुआ है कम से कम वो ही वापस आ जाए। हम नहीं चाहते कि हमको ज्यादा मुनाफा मिले, लेकिन हमारी जो रकम फंसी हुई लगी हुई है कम से कम वो वापस आ जाए। स्टोर विथ एवरीडे लो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट। अब जो स्टोर्स होते हैं वो
तेजी से क्या करते हैं, लोगों को अपने तरफ, लोगों मीन्स कस्टमर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो लो प्राइस का खेल खेलते हैं। अब लो प्राइस का खेल कैसे खेलते हैं, आपको क्या लगता है, कोई भी दुकानदार आपको 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और वो 5 रुपए का बेच देगा क्या? मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा दुकानदार करेगा। तो इसके लिए सच ये है कि वो जो एवरीडे लो प्राइसेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे दिमाग का जो है एक भ्रम होता है। हमको लगता है, हाँ ये जरूर है, वो एक वीक में एक डे निर्धारित करते हैं, इस दिन को खरीद, क्योंकि वो मालूम है उनको कि इस दिन भीड़ नहीं आने वाली मॉल पे, तो वो उस दिन भीड़ को जुटाने के लिए ऐसे प्रलोभन लोगों को देते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सके। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, जो लाभप्रदता है वो निर्भर करती है किस किन चीजों पर निर्भर करती है। पहला तो प्रॉफिट मार्जिन ऑन द ऑफरिंग। आप प्रॉफिट और जो ऑफर, कोई भी ऑफर पेशकश करते हैं, 1 गेट 1 फ्री, 2 गेट 1 फ्री, ठीक है, या आप इतने का माल खरीदिए आपको इतने का कूपन मिलेगा, बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें क्या निर्भर करती है, आपके प्रॉफिट पर निर्भर करती है। क्योंकि आप ऑफर कर रहे हैं, ऑफर का मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमारे लोकल चित्रकूट करबी मॉल खुले हुए, वहां पे आप देखिए वो कहते हैं 1500 की खरीदारी करिए और 1000 रुपए का गिफ्ट लेके जाइए। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आप जरा सोचिए, जो आदमी 2-4 करोड़ रुपए लगा के मॉल खोले, तो आपको लगता है कि 1500 रुपए का माल बेच के आपको 1000 रुपए का वो दे देगा? लेकिन वो देते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो 1500 का आप मॉल खरीद के ला रहे हैं उसकी कीमत कितनी होगी। तो ये निर्भर करता है कि हम किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। तो जो हमारा, क्योंकि सबसे बड़ा खेल इसमें किसका होता है, लाभ का होता है, हमें प्रॉफिट चाहिए। अब कैसे, वो डिपेंड करता है आपके तरीकों पर। दूसरा है द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग द मर्चेंडाइज। अब जो भी मॉल बेचा जाता है, उस माल के बेचने में उसकी लागत शामिल होती है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, जैसे मैंने भी एक बार पिछले स्लाइड्स पर डिस्कस किया, आप ये दिमाग से ये सोचिए कि वो 10 रुपए की चीज लेके आया है और वो सेल पे आपको बेच रहा है, तो वो कह रहा है कि 30 रुपए की ले जाइए, एक खरीदिए और एक फ्री पाइए। अब उसकी खरीद कितने की है, 10 रुपए की है। अब 30 रुपए में तुमको 2 ठो दे रहा है, तुमको लगता है हम फायदे में, और उनको तो पता कि हम कितने फायदे में। तो ये निर्भर करता है आपके तरीके पर, आप कैसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। रिटेल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब जो खुदरा मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जो रिटेल के लिए आपको आवश्यक है। तो रिटेल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू द होल प्राइसिंग प्रोसेस। जो खुदरा मूल्य निर्धारण का उद्देश्य होता है या हमारे द्वारा निर्धारित किए गए गोल्स को प्राप्त करने का तरीका होता है, वो उसकी प्रक्रिया के आधार पर निर्भर करता है, प्रक्रिया के आधार पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से हमारे द्वारा लक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो हम जो प्राइस रखते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में टारगेट आता है। टारगेट क्या आता है, मुझे इसको इतने तक पे बेचना है या मेरे को इतना इसका कलेक्शन चाहिए। तो उस कलेक्शंस को प्राप्त करने के लिए या उस कलेक्शंस को पाने के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया है, जिसको आप पाने के लिए आप प्राइस को निर्धारण करते हैं। Retailers determine their objective as the first step in the pricing.
क्योंकि जो खुदरा विक्रेता होते हैं अपने उद्देश्यों का जो मूल्य निर्धारण का सबसे पहला स्टेप मानते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप वो क्यों मानते हैं? जब तक प्राइस तय नहीं की जाएगी तब तक तो जब तक प्राइस निर्धारित नहीं की जाएगी तब तक वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपके द्वारा रिटेल स्टोर में लाए गए किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण। अब इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है मूल्य निर्धारण? पहला तो प्रॉफिट, लाभ कमाना, सबसे पहला इसका उद्देश्य है हमको लाभ चाहिए, लाभ प्राप्त करना। दूसरा मार्केट शेयर, मतलब हमारी बाजार में हिस्सेदारी क्या है, मार्केट शेयर हमारा क्या होगा, ठीक है। तीसरा टारगेट सेल्स, हम बिक्री का लक्ष्य रखते हैं, हमें इस फाइनेंशियल ईयर में इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को इतनी बेचना है या इतना लक्ष्य हमें निर्धारण इसका करना है। तो हमें जब हम पहले से लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, ये लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो डेफिनेटली वो कैसे शो ऑफ करता है? वो आपके निर्धारण के लिए जो उद्देश्य आपने रखे हैं उनके लिए आप फिर प्राइस का यूज करते हैं। मीट और प्रिवेंट कंपटीशन, अब प्रतिस्पर्धा, आपका कंपटीटर मार्केट्स पे है, आपके कंपटीटर के साथ आप उसको compete करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशंस को रोकना चाहते हैं कि आपका कंपटीटर आपके सामने ना हो। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपके व्यवहार पर कि आप किस तरह से उन्हें मैनेज करते हैं या कैसे वो मैनेज होंगे, ठीक है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल प्राइस। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट मतलब जानते हैं ना आप लोग, जो आपकी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्टोर पॉलिसीज। अलग अलग स्टोर की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। एक रिटेल स्टोर वाला उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे मूल्य पे बेच रहा है, आप दूसरे स्टोर पे जाएंगे उसको किसी और मूल्य पे लेके आएंगे। तो ये एक तो दूसरा कंपटीटर प्राइस। कंपटीटर प्राइस का मतलब आपका जो कंपटीटर है वो उसकी प्राइस दूसरी तरह से निर्धारित करता। अब दूसरी तरह यहाँ पर वर्ड आया, वो उसका मतलब क्या है? क्या होता है, मेरे को मालूम है कि मेरे बगल वाला जो स्टोर है वो इस प्रोडक्ट्स को इस रेट पे बेच रहा है। मैं क्या करता हूँ, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता हूँ, लेकिन बदले में मैं क्या करता हूँ, उन प्रोडक्ट्स में प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ जो मेरे कंपटीटर के पास नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, आप किसी दुकान वाले के पास जाइए, किराना किसी भी दुकान पे, आप उससे किसी भी दुकान वाले की बात कर रहा हूँ, आप उससे प्राइस पूछिए, रेट पूछिए, भैया ये क्या रेट पड़ेगा, तो समझ में आ जाता है ये कौन सा आदमी है, ये 4 जगह मूल्य निर्धारित कराएगा फिर उसका देखिएगा। तो अगर वो 11 रुपए की बेचता तो 10 रुपए का है, तो अच्छा काहे के लिए चाहिए, फिर वो उसको पूछता है, वो उसको अरे भैया हमको इसके लिए, चलिए ठीक है ले लीजिए। अब वो क्या करता है, 10 सामान लिया ना, तो एक सामान तो 10 रुपए पे लगा दिया, लेकिन बाकी वो पैसा कहाँ से एडजस्ट कर देगा, दूसरे सामान। अब पूरा पर्चा देखिए, अब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति आपकी निर्भर करती है कि मूल्य निर्धारण करने पर अफेक्ट करती है ये आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि
आपकी अगर आर्थिक स्थिति डामाडोल है तो आपको किसी तरह से पैसे निकालने हैं, तो आप रिटेल प्राइस में इस चीज का अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट है टारगेट मार्केट्स एंड डिमांड। अब आपको मार्केट्स में टारगेट करना है, मुझे बेचना है, उसकी डिमांड से वो भी आधार बनता है। अब जो प्रोडक्ट्स का प्राइस बिक ही नहीं रहा है उसके हाई प्राइस करके क्या फायदा पाए, उसको प्रोडक्ट को मार्केट में रख के सॉरी डंप करके आपको कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को क्या करते हैं, अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब एक्सटर्नल मतलब बाहरी ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपको रिटेल प्राइस की स्ट्रेटजी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर अगर देखा जाए कॉम्पिटिटर्स, स्ट्रेटजी आप किसके आधार पर बनाते हैं, कॉम्पिटिटर्स के आधार पर बनाते हैं। सप्लायर्स आपका कैसा होगा और कस्टमर्स आपके कौन से, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कस्टमर की कंडीशंस क्या है, उसकी इकोनॉमिक क्या है, कन्वेंस ओरिएंटेड क्या है आपका, इमेज ओरिएंटेड क्या है, वैरायटी ओरिएंटेड क्या है, लॉयल्टी ओरिएंटेड क्या है, मतलब वो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। फिर कन्वेंस इनोवेट मतलब वो कैसे उस चीज को अडॉप्ट कर पा रहा है। इमेज, उसकी इमेज क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। वैरायटी, क्या आपके पास उसकी वैरायटी अवेलेबल है, और साथ में लॉयल, क्या वो कस्टमर आपका लॉयल है, ये निर्भर करता है। फिर यही चीज अगर गवर्नमेंट के से हुई है तो लीगल इश्यूज है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप प्राइस एमआरपी ज्यादा नहीं बेच सकते, वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग, प्राइस आपको पहले से फिक्स करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग एंड द प्रीडेटरी प्राइसिंग। मतलब कुल मिला के ये बाहरी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको आपकी रिटेल प्राइसिंग की स्ट्रेटजी में आपको मदद करते हैं या आपके साथ ये खड़े। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, रिटेल प्राइसिंग। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, किसी को भी। नहीं सर। कौन है, श्रीकांत है क्या? जी सर। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन कौन है ये 56,789 कौन है? अमृता है वो। ओह, नंबर बड़ा अच्छा रखी हो उनका, क्या बात है? आपकी मीटिंग का पासवर्ड है। ओह, मेरी मीटिंग का पासवर्ड है। हाँ 5789। नाम डाल, यहाँ पे नाम डाल दिया करिए, मेरी मीटिंग पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास अपन एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है असाइनमेंट वगैरह में? तो 25 तारीख के पहले असाइनमेंट जमा करने, मालूम ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, 25 के पहले किसी एक दिन आ जाइए तो आप लोग अपने, और तीनों असाइनमेंट्स अलग अलग कॉपी भी बनाना है। ठीक है, सेम कॉपी मत लगे। ओके, चलिए, थैंक यू। जी सर।